है केस यहाँ पे मौजूद है शहरबानो का। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। वालेकुम अस्सलाम। जी शहरबानो, आपका क्या केस है? माइक करीब कीजिए। मेरी शादी को माशाल्लाह डिवोर्स को मेरी 5 साल बाद हो गया और 7 साल का मेरा हो गया पीरियड। मेरी शादी जो है अरेंज मैरिज थी, पेरेंट्स की रजामंदी से हुई थी और मेरे शौहर की और मेरी एज में काफ़ी जो एज डिफरेंस था। बट खैर था, मैंने कहा पेरेंट्स की ही अलाउ है, सब पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, तो मैंने जैसे शादी कर ली थी। देन उसके बाद ये हुआ कि उनका जो काम का जो था ना, वो सिलसिला 1.5 साल में ही अप डाउन हो गया, मतलब वो जॉबलेस हो गए। उसके बाद जॉबलेस तो हुए, उसके बाद उनका बिहेवियर भी चेंज होता गया। उनको गुस्सा, हाइपर, हर वक्त छोटी से छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, मतलब नहीं भी कोई बात अगर ऐसी कर रही तो भी, क्योंकि काम नहीं है, कारोबार नहीं है, फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को समझा के, नहीं बच्चे हैं, वही बात के ज़ाहिर है जब बच्चे कितने 1.5 साल में आपका कितना एक बच्चा हुआ, कितने बच्चे आपके? एक ही हुआ था उस टाइम पे। फिर भी मैंने काफ़ी अपने हस्बैंड को प्यार मोहब्बत से कि चलें काम हो जाएगा, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, रात दिन एक नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैंने काफ़ी सब्र किया। उसके बाद ये है कि मतलब काम का उनका जो हिसाब था, उनका जो है ना, वो गुस्सा बहुत उनको तेज़ से आता था। अभी भी मतलब उनका यही है, वो हाइपर बहुत जल्दी हो जाते थे। तो वो चीज़ मैंने उनको काफ़ी दफ़ा समझाई भी कि देखें सामने वाला है ना, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बीवी है, हाउस वाइफ है, वो कर लेगी। सामने वाला ज़ाहिर है जब आप कहोगे तो वो उनको बुरा लगेगा, वो फिर आपको जॉब से निकालेंगे। बट इतना समझाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, बच्चों की खातिर मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं बच्चों ने आपका एक ही बच्चा है ना? नहीं ना, मैं 5 साल तक रही ना उनके साथ, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। अब तक और 2 बच्चे और पैदा किए? हाँ, उनको समझाने में टाइम पीरियड भी निकला। मैंने खुद भी अपने साथ उनको सपोर्ट किया, मतलब ट्यूशन क्लासेस दी मैंने, घर में कुकिंग करी, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी मैंने उनके साथ सारी फेस करी, सपोर्ट करी, क्योंकि मुझे घर नहीं ख़राब करना था। मैं नहीं डिवोर्स चाहती थी। मुझे ये था कि नहीं, जैसे नॉर्मली हाँ चल रहे हैं सबके घर, ऐसे चले हैं, अप डाउन तो रहती है। तो मैंने उसी सिलसिले में माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हुए, मैंने जो है मामलात भी ज़िंदगी के निकाले, काफ़ी परेशानियों का मैंने सामना किया है, फेस किया, मेहनत भी की, बच्चे भी संभाले। और उसके बाद जो है फिर उनका दिन ब दिन रवैया इतना चेंज होता गया। फिर अब बच्चे बड़े हो रहे थे, ज़ाहिर है उनको स्कूल ट्यूशन लाजमी है इस टाइम पर। आपको पता है एजुकेशन बहुत मायने रखती है। हर पेरेंट्स को ये होता है कि हमारे बच्चे एज हो जाए तो वो उनको एजुकेशन की तरफ डाले। अच्छा, मैंने भी वही चीज़ किया, पर वही बात है कि घर के मामला संभलने में नहीं आ रहे थे। उनका गुस्सा, उनका जो एटीट्यूड, उनका जो ईगो। 5 साल में हो गई। 5 साल में डिवोर्स होगी। अब आपके मियाँ के बच्चों का खर्चा दे? बच्चे तो अभी मैंने खर्चा नहीं लिया, मैं अपनी अम्मी अबू के साथ ही रह रही हूँ। आपके बच्चों की एज कितनी होगी? जो अभी बड़े वाला माशाल्लाह 6 साल का हो गया, वो 6 साल का वो हो गया है। और फिर बाकी माशाल्लाह बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन, सब एजुकेशन उनकी मैंने कम्प्लीटली करवा रही हूँ। आप करवा रही हैं? जी बिल्कुल। उनकी छोटी उम्र में है। हस्बैंड आपका कुछ? मैंने कोई केस उनके लिए, बच्चों का कोई भी कस्टडी मैंने उनको ना दी, ना मैंने उनसे जो है ये उन्होंने आपसे मांगी बच्चों की कस्टडी? असल में उनका रवैया इतना चेंज है ना, मैं खुद जो है ना नहीं चाहती कि वो बच्चे मेरे उनके साथ बच्चों से प्यार करते थे, डिस्टर्ब हों। बच्चों से प्यार करते थे वो? बच्चों से प्यार तो है उनको, बच्चे से मिलने आते हैं कभी, जैसे होता है अगर बहुत ज़्यादा मेरे से तो उनकी बातचीत नहीं है, अबू को कॉल कर दी, अबू से कह दिया, तो अबू खुद से मेरी तो अब मैं उनकी निकाह में नहीं, तो मेरे उनसे अभी आपका क्या इशू है? अभी आप क्या चीज़ चाह रही हैं, मुझे बताइए। अभी यही बस जो मतलब बात हुई थी कि जिस तरह से हालात मेरे गुजरे हैं, लाइफ जो गुजरी है मेरी, कि वो कहते हैं ना कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने बहुत किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने अपने घर बसाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स थी, नानुफ का आप क्लेम करना चाह रही हैं? नहीं, क्लेम तो मैंने उनको किया था, क्योंकि मेरा जो जेवर था और मेरी जो सारे जहेज़ का सामान था वो उन्होंने नहीं दिया था। हमारी एक्सीडेंटली डिवोर्स हुई थी, उन्होंने गुस्से में डिवोर्स दी थी मुझे। अच्छा, उन्होंने गुस्से में आपको डिवोर्स दी थी? और आपका जेवर वाला सारा किधर है? उधर ही था, क्योंकि उस टाइम पे मेंटली तौर पे नहीं मिला था। फिर मैंने उनका केस जैसे मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था। फिर उसमें ससुराल वालों ने भी बहुत मसले मसाइल किए मेरे। अभी तक आपको नहीं मिला? अभी तो मैंने माशाल्लाह से कर लिया, अभी एक मतलब हो गया काफ़ी टाइम। रिकवर आपका हो गया? जी रिकवर हो गया। पर उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करी। अच्छा, वो हम पहले सेगमेंट बात कर रहे थे कि लड़कियों को भी थोड़ी सी अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए, कि उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या चीज़ अपने पास रखनी है और क्या चीज़ उन्होंने आगे देनी है। तो इस पर बात करेंगे मज़ीद, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स के हवाले से। डिवोर्स एक प्रोसेस ही बहुत ही तकलीफ साबित होता है, क्योंकि इसमें खुशी से तो कोई चीज़ ख़त्म होती नहीं है ऑफ कोर्स। और जैसे बात भी कर रहे थे कि कोई चीज़ शुरू करने से पहले भी और कोई चीज़ ख़त्म करने से पहले भी आई बिलीव आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि आप उसको एक बड़े ग्रेसफुली आप एक चीज़ को ख़त्म करो। क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसे तरीके से जब बार बार कहा गया तो उसको भी सुनना चाहिए। और जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स, जैसे अभी मेरे भाई आसिफ की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि कैसे वो बच्चा 4 हफ्ते से हॉस्पिटल में और वो बच्चा बोल भी नहीं रहा, क्योंकि माँ बाप के दरमियान इतनी तलखियाँ आ गई और बच्चा तो अब्जॉर्ब कर रहा है। उसके अंदर पता नहीं क्या खौफ है, न जाने उस बच्चे को क्या हो गया। अल्लाह उस बच्चे को सेहत दे, उसको लंबी उम्र दे, उसको ऐसे नालायक माँ बाप के चुंगल से उसको आज़ाद करे। अल्लाह करे कि बस अल्लाह पाक, क्योंकि बच्चे वैसे कहते हैं ना अल्लाह ही पालता है, तो बस अल्लाह पाक उसके लिए बहुत अच्छा कोई सिस्टम पैदा कर जाए कि वो बच्चा अच्छे तरीके से ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, जो खातून हमारे साथ थी कि जो जेवर उन्होंने तो खैर रिकवर कर लिया, लेकिन अक्सर लड़कियाँ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने ऐसे कुछ ख़वातीन को देखा है जो अपनी शादी में होते हुए कोई अगर मियाँ को ज़रूरत हो तो अपना जेवर बेच देती हैं, और जो मियाँ कहते हैं चलो ठीक है हम तुम्हें बाद में तुम्हें ले देंगे, या कोई ऐसी चीज़ होती है अपनी दे देती है, अपना कोई जेवर रखवा देती है, और बाद में अगर खुदा न खासा डिवोर्स हो जाए, और बहुत सी लड़कियाँ ये भी जब शादी होने के बाद ही जैसे उनसे जेवर ले लिया जाता है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए। और जो पहली वाली एग्जाम्पल थी, तो जब शादी खत्म होती है तो फिर मियाँ कहते वो तो तुमने मुझे खुद जेवर दिया था, वो तो मैंने बेच दिया, आप तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको लीगल एंगल्स इसके 2 दिखा देती हूँ। एक जहाँ पे कि खातून की सास या जो शौहर की फैमिली का एक वो होता है कि जी जेवर हमारे पास सारा, हाँ बेटा महंगी चीज़ हमें दे दो, एक लॉकर में हमारे पास, एक अम्मी के लॉकर में रहेगा, ठीक है। पहली बात ही कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज़ डू नॉट गिव अवे योर ज्वेलरी, ना अपनी अम्मा को दीजिए ना उसकी अम्मा को दीजिए। लॉकर खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब आपका शादी हो रही है तो आपकी अकल समझ सब फैकल्टीज़ आपकी सही चल रही हैं, अपना लॉकर खोलें और उसके अंदर आप अपना ज्वेलरी सेफ कस्टडी में रखिए। पहली बात ये, अगर आपने दे दिया है और सिर्फ अमानतन रखवाया इन द सेंस कि जी उनके पास है और फिर आपकी शादी नहीं बचती है और आप मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे, आपके पास लीगल रिकॉर्ड्स है, रसीदें आप लेके आएंगे, ज्वेलरी के डिस्क्रिप्शंस लेके आएंगे और आप कोर्ट से वो रिकवर करवा लेते हैं। येस, कोर्ट के प्रोसीजर्स की भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रीमलाइन कर लें कि जी ये रसीदें हैं, ये तस्वीरें हैं और ये सारी चीज़ों की गवाही है हमारे पास के वहाँ पे लेके गए थे। अभी एक प्रपोजल ये भी चल रहा है कि निकाहनामे में तमाम जो लड़की की बिलोंगिंग स्पेशली ज्वेलरी वगैरह है वो एंट्री अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। दूसरी बात ये कि शौहर को ज़रूरत थी और उसने कहा कि हम घर ख़रीद रहे हैं या ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तुम दे दो मैं वापस कर दूंगा। आपने अपनी मर्ज़ी से दिया है, अब आप ये नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझसे छीन लिया। तो आप अपनी अक्ल समझ सही जगह पे रखिए, 4 लोगों से आप मुशावरत कीजिए, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, मे बी उनकी फैमिली में अगर कोई रीजनेबल वॉइसेस हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए, मशवरा कीजिए। अगर आपको ज़रूरी लगता है कि आपको देना है, पेपर वर्क कीजिए कि जी इन एक्सचेंज ऑफ कि ये मैं इस वक्त ज्वेलरी दे रही हूँ, इसका 50 तोले वजन है। आप लिखवा लीजिए, अगर वो लिखवा लेंगे तो लोग कहते लो जी इसने लिखवा लिया, फिर नहीं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर्टी है। आप अपने मकान का कब्जा उठा के किसी को दे देंगी? नहीं देंगी ना। किराएनामा बनाती हैं आप कि आपको टेनेंट रखना है, आप ऐसे ही तो नहीं किसी को उठा के बिठा देंगे। वो एग्रीमेंट तो गैर के साथ होता है, अपने के साथ कैसे एग्रीमेंट करेंगे? तो ताकीद हमारी मेल ईगो तो भाई करें, उसके अंदर पेपर वर्क होना चाहिए है, कोई भी फाइनेंशियल आपका लेन देन हो और उसके अंदर गवाहियां होनी चाहिए। तो शरिया कहती है 2 मर्दों की गवाही हो, 4 औरतों की गवाही हो, 1 मर्द या 2 औरतों की गवाही हो फाइनेंशियल मैटर्स में। ये बहुत क्लियर आपको कुरान के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। जो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आपका राइट है, देना ना देना दोनों आपकी डिसीजंस हैं। दे रही हैं, पेपर वर्क भी कर सकती हैं। आप आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस में फंसे, उससे बेहतर ये कि आप अभी थोड़ी सी बदमज़गी कर लें, 4 लोगों को ना भी पसंद आए लेकिन आपकी सेफ्टी इसमें है। सेफ्टी ठीक है। नंबर 3, आप अगर आपको लग रहा है कि आपका ये मामला नहीं बन पा रहा है, चल नहीं रही है गाड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक प्रॉब्लम मदीहा देख रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जी वो हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं रह गए, ज्वेलरी भी वहीं रह गई, हम तो कुछ लेके निकले नहीं। जी, भाई आप होश और हवास में ये फैसला कीजिए कि आपको ये रिश्ता ख़त्म करना है। देन रिमूव ऑल योर बिलोंगिंग्स, स्पेशली ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैं ऐसे क्लाइंट से मिली हूँ, उनके पासपोर्ट्स वहाँ रह गए जिसपे मल्टीपल फॉरेन वीज़ाज लगे थे, कुछ ऐसे थे जो कि नॉन पाकिस्तानी नेशनल थे, ड्यूल पासपोर्ट, वो वहाँ रह गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज वहाँ पे रह गई हैं। वो तमाम चीज़ें आप अपने पास सेफ कीपिंग में रखिए, किसी और के पास क्यों आप रखवाती हैं? वो आपके पास एक लॉकर में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कल ये कॉम्प्लिकेशंस का सामना ही ना करना पड़े।
चौथी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, पेपर वर्क हमेशा स्ट्रेटन आउट कीजिए। बच्चे की पैदाइश के वक्त बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा इसमें अलर्ट हो गया है कि स्मार्ट कार्ड्स तो बच्चों के माशाल्लाह बचपन में ही बन जाते हैं, स्कूल्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर ये FRCs जो हैं इनके सारे, आप प्लीज़ डू नॉट वेट कि आपका हस्बैंड जाके ये सारे काम करे। आपको कुछ चीज़ें आप सब जिम्मेदारियां, कुछ आप टिकटॉक बना लेती हैं, रील्स बना लेती हैं, नादरा की वेबसाइट पे जाके आप ये नहीं देख सकती कि इस काम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप उल्टा हमें कह रही हैं कि जी वो नहीं करते। भाई तो आप क्या करती हैं सारा दिन सिवाय ड्रामे देखने के? और इस मॉर्निंग शो को अगर आप देख रही हैं तो इसका फायदा उठाएं कि हम आपसे जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल। सो ये चीज़ें। अब आया मामला कि बच्चे जनरली कस्टोडियल पेरेंट, अमूमन केसेस में मैंने देखा है कि मदर ही होती है, लेकिन अगर बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन या बच्चे की ज़रूरियात कि जहाँ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द फादर रिक्वायर्ड है वो नहीं आ रहे हैं, आप लीगल गार्डियनशिप के लिए कोर्ट में जा सकती हैं कि जी फादर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मुझे बच्चे की डे टू डे अफेयर, स्कूलिंग और ये तमाम मामला देखने होते हैं, मेडिकल डिसीजंस लेने होते हैं, मुझे लीगल गार्डियनशिप चाहिए। कोर्ट क्या करेगी? फादर को नोटिस करेगी, फादर इंटरेस्टेड होगा आएगा, नहीं इंटरेस्टेड होगा आपको लीगल गार्डियनशिप मिल जाएगा। आप कम से कम बच्चे को टेक केयर तो कर सकती है डॉक्यूमेंट के बेस पे। कितना टाइम लगता है इस? जनरली लीगल गार्डियनशिप अगर अनकंटेस्टेड हो तो 3 से 4 महीने, अगर कंटेस्ट हो रहा हो बहुत लंबा होगा तो 1.5 साल लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। बट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ चीजों में आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर डिवोर्स हो जाए और अगर हस्बैंड जो है वो आपका हक महर ना उसने दिया हो, रिकवरी, और बच्चे कभी वो ना करो, तो क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट भी होता है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस भी होता है, इद्दत का खर्चा भी वो मांग सकती हैं। बच्चों की रिकवरी के केसेस में जहाँ बच्चों के खर्चे की हम एडवाइस क्लाइंट को यही करते हैं कि जी आप सारे बच्चे के खर्चे हमें लिखवाइए, जो रसीदें हैं आपके पास उससे रिलेटेड, स्कूल की फीस या और जो आप वैन का खर्चा, यूनिफॉर्म, जूते, जो कुछ भी, तो हम एक वो बना लेते हैं, एक फिगर होता है मंथली के भी इतना खर्चा बच्चे के आ रहा है, ग्रोसरीज हैं या खाने पीने का, दूध का खर्चा, वो सारा हम एक बना के केस फाइल कर देते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि फाइल होने के फ़ौरन बाद जो सामने वाली पार्टी अपेयर होती है, फादर जैसे ही आते हैं, तो 17A के तहत एक ऑर्डर पास किया जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस ये इंटरिम खर्चा ग्रांट किया जा रहा है जो फादर ने मैंडेटरी कोर्ट में जमा कराना है या माँ के अकाउंट में देना है। अब जजेस माशाल्लाह इसमें और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल हो गए हैं कि वही कहते हैं इन एडिशन टू द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द चाइल्ड इतना खर्चा देना है। वो डिपेंडिंग ऑन कि फादर की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, 5,000 मिनिमम होता है, और फिर आपका स्काई इज द लिमिट कि अगर बच्चे का लाइफस्टाइल या उसके बाप का जो लाइफस्टाइल है वो है कि उसका 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी खर्चा है, तो वो आपने देना है। क्योंकि अब स्कूलों की फीसें ही माशाल्लाह इतनी हो गई हैं कि आप किसी ढंग के स्कूल में या बहुत VIP किस्म के अंग्रेजी स्पीकिंग वाले स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वो तो फीसों में ही चला जाता है। ट्यूशन्स बच्चों को आजकल बचपन से ही हो रहा होता है कि जी बच्चों को भेजना है, तो ये सारी एक्सपेंसेस जो हैं वो फादर के ऊपर बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के दें। अब क्वेश्चन एक और आता है और मैं टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आ रही हूँ कि फादर की अर्निंग उतनी नहीं है जितना कि आप खर्चा डिमांड कर रहे हैं। हाँ। वो 2 लाख रुपए कमाता है, आप 8 लाख रुपए का खर्चा मांग रही हैं, तो वो डुएबल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक है। B, अगर आपके पास अपनी अर्निंग कैपेसिटी इतनी है कि आप बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती हैं, तो मोहम्मदन लॉ इसमें बड़ा क्लियर है कि जहाँ तक बन पड़े वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किफ़ालत की फादर के ऊपर है। लेकिन अगर फादर इम्पेयर्ड है, अनवेल है, या उसकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना कि आप लाइफस्टाइल लैविश देना चाह रही है अपने बच्चों को, देयर इज़ नो हार्म इन कंट्रीब्यूटिंग। हाँ, अगर आप भी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं फिर आप क्लेम कीजिए बच्चे के दादा से, ओके, वहाँ आपका राइट बनता है। सही। मुझे बताएं कि अब वो जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे घरों में जो हमारे समहाउ वेरी सैडली जो देसी हमारे बंदों को ये बहुत होता है कि जी काबू में करने के लिए आप कह देंगे जी मैं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। जो मर्द तलाक देना नहीं चाहते लेकिन जो बार बार बीवी को तलाक की धमकी दे के कंट्रोल करते हैं, उनके थाने में एक दरखास्त लिखवाइए कि जी मुझे तलाक की बार बार धमकियाँ हो रही हैं। अगर कोई व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस हैं या कोई रिकॉर्डिंग्स हैं या कोई विटनेसेस हैं उनको आप तैयार रखिए। डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में आप एक पटिशन फाइल कीजिए, मुझे बार बार तलाक देने की धमकी दी जा रही है। और आप जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये दरखास्त दाखिल करेंगी तो आपके हस्बैंड को फ़ाइन भी होगा, सज़ा भी होगी, और या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि उनको जेल भी जाना पड़े और वो आपको जुर्माना भी पे करेंगे। इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपको रेजिडेंस ऑर्डर भी मिल सकता है कि आपको घर से भी वो नहीं निकाल सकते हैं, आपकी रिहाइश का सारा खर्चा और एक्सपेंसेस वो पे करेंगे, वो अपने लिए जहाँ भी जाएं रिहाइश
कर लें, लेकिन आपको फिर वहाँ से निकाला नहीं जा सकता उस प्रॉपर्टी से जहाँ आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। सो अपने security राइट्स दे को, दी हमारे हाँ, मुल्क में दे रहे हैं। मैं मदिरा ये बात कहूँगी कि मैं कॉन्स्टेंटली इस बात को एम्फोसाइज कर रही हूँ, अपने राइट्स को समझने की कोशिश कीजिए। जितना टाइम आप टिकटॉक और स्नैपचैट पे लगा रहे हैं, उसमें से कुछ टाइम आप कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, हमारे यहाँ नॉलेज गेन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और इधर-उधर पूछते रहते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन आती है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब हम कोई किसी डार्क साइकोलॉजी में जाके, जैसे आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजीज आ गई, हम क्या इसको वैसे ऐसे साइकोलॉजिकल किसी को हैंडल कर सकते हैं, ऐसी जो तर्क सिचुएशन आ जाती है इनको? देखो, ये हैंडल होगी कि दूर कैसे जाया जाए। जब आप डिवोर्स दे रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका माहौल तो अच्छा नहीं होता ना, हाँ, नफरत ही होती है। हर चीज़ का क्लोजर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको आपकी सेपरेशन का भी क्लोजर मिल रहा है तो बच्चे पे फिर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर वजाहत, बहुत सारी जगहों पे अगर आप नार्सिसिस्ट का रिलेशनशिप में हो तो वहाँ तो आपको क्लोजर मिल ही नहीं सकता ना, हाँ, वहाँ क्लोजर नहीं मिल और सकता। क्लोजर विल गेट मोर डर्टी। उल्टा आपको ही विक्टिम ब्लेमिंग होती हाँ, रहेगी हाँ, होती हाँ, हाँ, तो फिर आप इन्फोर्समेंट या लॉ या वकील, इन लोगों की हेल्प लेके उसको, क्योंकि या तो बंदा बातों से पटेगा या डंडे से पटेगा। अगर कोई ऐसा है कि जो समझ बूझ रखता है, वो गुस्सा कम होते होते 2-3 महीने गुजर गए, रियलिटी आ गई कि चलो यार ठीक है जो हुआ, फिर बच्चों के लिए हम थोड़ा मिल लेते हैं, बैठ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपनी ज़िंदगी, तो चलो ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर फर्ज करो बंदा ड्रगी है, एडिक्ट है, नार्सिस्ट है, या लड़कियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप उनके साथ नहीं कर सकते, आपको इन्फोर्समेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और लेते भी हैं। अभी एक नार्सिस्ट, अभी कहानी मैं आपको बताऊं कि उसने जिसको डिवोर्स दी इस बात पे कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, यही बोलता रहा पूरे साल, और खुद वो एक नंबर का बांगड़ू आदमी, सही, और वो यही कहता रहा, उसको इतना ट्रॉमाटाइज किया कि वो विक्टिम बेचारी मेरे पास थेरेपी में आ रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जो असल में पागल होते हैं वो तो थेरेपी के लिए जाते नहीं, जो उसके विक्टिम्स हैं वो थेरेपी में आ रही। वो आई और बड़ी मुश्किल से उससे 4 सेशन लिए, कुछ उसकी हिम्मत हुई, मैंने उसको टाइमलाइन बना के दी। मैंने बोला हस्बैंड को लाओ, कहती उसको तो मैंने बता दिया ना, वो तो इस बात को भी कैश करा लेगा। ऐसा ही है, हाँ, कि देखो मैं तो पहले ही कहता था ये पागल है, तो ये तो पागल है। तो बहरहाल मैंने हेल्प ली, वकील से भी हेल्प ली, और एक टाइम के बाद आके डिवोर्स हो गई, सब कुछ हुआ, वो अपने घर पे खुश। अब बच्चे के लिए वो पासपोर्ट बनाने के लिए बेचारी तड़प रही है, वो उसको शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा, लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में जाना, वो बाहर जाना चाहती है, उसकी फैमिली बाहर है, वो कहता है ये मुझे पासपोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा, कह रहा मेरा बच्चा है। फिर मैंने पुलिस वालों से मदद ली, एक कॉल कराई, एक कॉल गई है, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगले दिन आ गए प्यार मोहब्बत से। तो लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते बाज़ों का। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है शाजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाजिया, क्या कहना चाहेंगी? इनसे एक मशवरा लेना था कि मेरे बेटे ने आज से कोई 5 साल पहले बेटे और बहू में डिवोर्स हो गई ना, तो उस वक्त उनकी एक बच्ची जो है वो उस वक्त 4 मंथ की थी। तो फिर जो बहू ने फिर बाद में उसने कोई 6 साल बाद उसने और शादी कर ली ना, उसमें से भी 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो अब हम अपनी पोती को मिलते हैं, लेकिन मैंने मशवरा ये लेना था कि वो जो उसकी माँ है उसने अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, अपने जो सेकंड हस्बैंड है उसके मतलब थ्रू ना, तो हमें ये है कि ये बच्ची को तो मतलब बच्ची का जो मतलब नाम दर्ज है वो बाप का ही, मेरे बेटे के नाम से ही दर्ज है ना, तो वो ये है कि वो मतलब कोई पासपोर्ट बनवा के या क्या वो बच्ची को तो नहीं साथ लेके जा सकती, और हम मंथली बच्ची का पे करते हैं उसका खर्चा, और उसको मिलते हैं और उसको मतलब अपने घर भी ले आते हैं, वो 2-3 दिन रह के भी जाती है। तो लेकिन हमें ये डाउट है कि वो बच्ची को अपने साथ बाहर ना ले जाए। अच्छा, वो तो कोर्ट का होता है बेसिकली। हाँ, इसके अंदर जो आपकी एंजाइटी है वो मैं समझ रही हूँ। इसमें एक दरखास्त होती है सेक्शन 8 ऑफ द पासपोर्ट रूल्स के तहत कि जी बच्चे को रिमूव ना किया जाए ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट से, और उसका पासपोर्ट वहाँ रखवा लिया जाता है कोर्ट के नाजिर के पास। तो ये आप दरखास्त लगा सकती हैं, बच्चे को फिर ज्यूरिसडिक्शन से रिमूव नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द फादर एज वेल एज द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसके लिए आप जरा अपने वकील साहब से भी डिस्कस कर लें, और एनओसी पे फादर की तरफ से ऐसे भी दिया जाएगा कि बच्चा ट्रैवल
यूएसए के वीजा के लिए फादर की एक कंसेंट लेटर और एनओसी चाहिए है, सो ऐसे नहीं मिल सकता। हाँ, अगर वो इस फॉर्जरी में जाएं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करें, ऑब्वियसली फिर वो एक क्रिमिनल केस बन जाता है। क्योंकि वो जो फॉर्म में फिल करेंगे ना यूएस वीजा के लिए भी, तो उसमें फिर होगा कि अच्छा जी आपकी पहले डिवोर्स थी, क्या थी, बच्चा था, फलाना, वो ये सभी पूछते जरूर हैं। वो ये जरूर वो वीजा पूछते हैं। देने से पहले सारी वेरिफिकेशंस हैं। करते हैं हाँ। कि बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा है, वालिद कौन है, ये सारी चीजें। तो उसमें वालिद की परमिशन के बगैर वैसे भी उन्हें यूएसए का कोई वीजा मिलना ही नहीं है। हाँ, ये बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, तो आप परेशान ना हो, लेकिन बस अपने जो आपके लीगल पीछे से सारा है ना सेटअप, उसको ज़रा देख लें कि जो आप बच्चे के लिए भी अच्छा हो और बच्चे के बाप के लिए भी अच्छा हो, ताकि वो अपनी बेटी से, और आप क्योंकि दादी आपसे मोहब्बत करती है, हर आपकी बाप की बातों से भी लग रहा था क्या मिलती हैं, तो आप दोनों के दरमियान किसी किस्म की दूरी ना आए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आज के शो से मैं फिर बात करूँगी जो डिस्क्लेमर मैंने शो के आगाज़ में दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करें, बट हाँ अगर नौबत आ जाए तो उसको डील कैसे करना है। आज हमने कोशिश की कि हम शो में आपको इस हवाले से कुछ रहनुमाई दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। ज़िंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।